मकर संक्रांति के दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं गैरी राइस, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो 3 कानून खेती के लिए भारत में लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, वह खेती के क्षेत्र में सुधार के एक महत्व के कदम बनने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बिचौलिए हैं उनकी भूमिकाएं कम हो जाएगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी और गांव में आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ेगी। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन ये बात निश्चित है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसके साथ पैदा हुई विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जो 1995 में पैदा हुई, उन सबका रवैया एक ही प्रकार का रहा है और वो भूमंडलीकरण का या वैश्विकीकरण का रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूमंडलीकरण में जो अवधारणा है वो 2 प्रकार की अवधारणा है। एक यह है कि स्पर्धा बढ़ेगी तो विकास होगा, और विकास होगा तो गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी और पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएगी। और दूसरी अवधारणा ये है कि व्यापार बढ़ेगा तो विकास होगा, और विकास होगा तो गरीबी और बेकारी बेरोजगारी दूर हो जाएंगे और पर्यावरण की जितनी भी चिंताएं हमें आज सताती है वो खत्म हो जाएगी। ये दोनों अवधारणाएं वैसे तो काफी दिक्कत खड़ी करने वाली है। मैं इसकी सैद्धांतिक चर्चा में नहीं जा रहा, लेकिन सवाल इस बात का है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन WTO, इनके चलते ये जो 3 कानून मोदी सरकार ने जून 2020 में लाए, उन कानूनों का समर्थन किस तरीके से इन तीनों संस्थाओं की नीतियों से हो रहा है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि इन तीनों संस्थाओं के सीधे या इनडायरेक्ट जो दबाव है, उस दबाव के चलते ये 3 कानून लाए गए हैं। सबसे पहले मैं विश्व व्यापार संगठन की बात करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी भूमिका हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ले ले। 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स नामक एक जगह पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय वित्त परिषद मिली, और इस परिषद में उस जमाने के 40 से भी ज्यादा जो देश थे वो इसमें शामिल हुए, और इसमें 3 संस्थाओं की स्थापना करने का तय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरी विश्व बैंक जिसे कहा जाता है पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1946 और 47 में विश्व बैंक और IMF की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जो ITO बनना था वो नहीं बना, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच दुनिया का व्यापार किस प्रकार से मुक्त किया जाए, फ्री ट्रेड दुनिया भर में प्रस्थापित किया जाए, इसके बारे में कुछ दिक्कतें थी, या तो उनके अभिप्राय कुछ अलग थे। इसलिए ITO की स्थापना न होकर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT, ऐसा एक समझौता हुआ। इस तरीके से अगर कहा जाए तो IMF, वर्ल्ड बैंक और GATT, वे तीनों ब्रेटन वुड्स की जो परिषद थी, उसकी जो कॉन्फ्रेंस थी, उसी के संतान है। GATT के 8वें राउंड में जाके 1994 में एक समझौता हुआ अफ्रीका के देश मोरक्को में, माराकेश में, और उसी के चलते
1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, WTO की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से अब ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रेटन वुड्स की जो सिस्टम खड़ी हुई, वो सिस्टम में IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है और WTO भी है। सवाल इस बात का है कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उससे पहले ये 3 संस्थाओं की स्थापना करने का सोचा गया, ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि 1947 में भारत को आजादी प्राप्त हुई और उसके बाद कम से कम 125 देश आजाद हो गए। तो ये राजकीय रूप से इन देशों को गुलाम रखना शायद असंभव हो चुका था। इसलिए जो साम्राज्यवादी देश रहे, ऐसे यूरोपीय देश और अमेरिका ने यह सोचा कि राजकीय रूप से गुलाम बनाने का तात्पर्य तो यही था कि आर्थिक शोषण किया जाए, तो हम क्यों न ये संस्थाओं की स्थापना करें कि जिसकी वजह से राजकीय रूप से जो भी देश आजाद होते हैं वो आर्थिक रूप से गुलाम ही रहे। तो ये एक अवधारणा के साथ इन 3 संस्थाओं की स्थापना हुई। और आप देख लीजिए, विश्व बैंक या IMF से जिन देशों ने ऋण लिया है, वो चाहे भारत हो या तंजानिया हो, नाइजीरिया हो या वेनेजुएला हो, या ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपाइंस हो, कोई भी देश हो, इसमें से एक भी देश ऐसा नहीं है कि वो संपूर्ण रूप से ऋण मुक्त हो गया हो। बल्कि हुआ ऐसा है कि 1946-47 से आज तक ऋण बढ़ता ही गया है। जैसे कि 1980 में भारत का जो विदेशी ऋण है, एक्सटर्नल डेट है, वो $30 अरब था। 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का संचरण किया, उस वक्त हमारा विदेशी ऋण $80 अरब था। और आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2020 में हमारा ऋण $558 अरब है, जबकि मोदी जब शासन में आए 2014 में, तो हमारा ऋण $446 अरब था। इसका मतलब यह हो गया कि सिर्फ 6 साल में हमारा विदेशी ऋण 25% बढ़ गया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व बैंक और IMF का ऋण लेने वाले कभी भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। अब इस बात को जरा अलग से देखने की आवश्यकता है, लेकिन पहले हम विश्व व्यापार संगठन में जो बात है, इन तीनों कानूनों की को मद्देनजर रखते हुए वो हम पहले देखें। विश्व व्यापार संगठन में एक समझौता है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये जो कृषि समझौता है, इसमें एक बात है, और वो एक बात ये है, और वो महत्वपूर्ण बात है कि जो भी गरीब देश है, जो अपने गरीबों को अनाज देते हैं, वो अनाज देने के लिए जो किसानों से अनाज खरीदते हैं, वो उनकी खरीदी, वो उनका परचेज, जिसे हम गवर्नमेंट परचेज कहेंगे, वो सरकार की खरीदी कुल उत्पादन से, टोटल उत्पादन से 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में रखी गई है। ये बहुत महत्व का समझौता है। दुनिया की कृषि किस तरीके से चले, इसके बारे में अगर हम ये समझौता समझें, तो मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आज कृषि चल रही है, इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें ये बहुत महत्व का प्रावधान रखा गया है। अब एक दूसरा प्रावधान भी है जिसमें यह कहा गया है
ये समझौता हुआ 1994 में। विश्व व्यापार संगठन आया 1/1/1995 में। 94 में जो समझौता हुआ, इसमें यह कहा गया है कि जो धनी देश है, यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, ये सारे देश मिलकर जो भी अपनी खेती के लिए सब्सिडी देते हैं या अपने किसानों को जो सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी में वो कटौती करेंगे और फिर बाद में वो इस तरीके से कटौती करते जाएंगे कि वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। ये दो बातें, एक धनी देश के लिए और एक गरीब देशों के लिए। तो 2013 हर 2 साल पे मोटे तौर पर विश्व व्यापार संगठन की मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस मिलती रही है, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता है। हर सदस्य देश के मंत्री इसमें हाजिर रहते हैं। तो इस मंत्री परिषद में यूरोप और अमेरिका ने यह कहा कि ये 10% जो अनाज खरीदना है सरकार को, उसको लागू करना चाहिए। अब ऐसा क्यों आया? वो इसलिए आया कि हमने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया। ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून, जिसके तहत 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल जो सस्ते अनाज की दुकान है, फेयर प्राइस शॉप से, उसके जरिए गरीबों को दिए जाते हैं। इसमें हमने टारगेट रखा कि 80 करोड़ लोगों को हम ये 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देंगे, जो पहले सिर्फ अंत्योदय कार्ड वाले और जो बीपीएल कार्ड है उन्हीं को दिए जाते थे। तो उस वक्त जो आंकड़ा था वो करीब 35 करोड़ लोगों को यह सुविधा मिलती थी। अब ये 80 करोड़ लोगों को मिलनी चाहिए क्योंकि कानून बन गया है। इसकी वजह से भारत सरकार अपना जो कॉरपोरेशन है, कंपनी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके तहत किसानों से जो अनाज खरीदता है वो ज्यादा खरीदेगा, और वो ज्यादा जो खरीदेगा वो 10% का जो नियम कृषि समझौते में रखा गया है, उस समझौते के तहत जो नियम बनाए गए हैं उससे वो ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से यूरोप और अमेरिका ये कहने लगे कि आपको 10% खरीदी का जो नियम है या समझौते में जो प्रावधान है उसका पालन करना चाहिए। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमारे जो वाणिज्य मंत्री थे आनंद शर्मा, वो 2013 की ये मंत्री परिषद जो इंडोनेशिया में बाली में हुई थी उसमें गए थे, और आनंद शर्मा ने ये कहा कि हम इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। 10% वाला जो प्रावधान है सरकारी खरीदी का, जो रेगुलेशन है, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि धनी देशों ने जो सब्सिडी कम करने का जो समझौते में वचन दिया था, वो वचन का पालन 2013 तक नहीं हुआ है। मतलब 20 साल हो चुके थे उस वक्त, और आज अभी 26 साल हो चुके हैं, तो भी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी सब्सिडी को कम करने का वचन दिया था उसका पालन नहीं किया गया। अब यह सब्सिडी है क्या? आंकड़ा जो मिलता है वो आंकड़ा बहुत चौकन्ना करने वाला है। 2005 में आंकड़ा इतना था कि 365 अरब डॉलर की सब्सिडी यूरोप और अमेरिका, ये कनाडा की बात नहीं है, जापान ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, यूरोप और कनाडा देते थे अपनी खेती के लिए या तो अपने किसानों के लिए। उस वक्त वो हमारे भारत सरकार के बजट से भी ज्यादा था। आज जो आंकड़ा मिलता है वो आंकड़ा ये है कि अमेरिका अपने एक किसान को करीब
44 लाख रुपए की सब्सिडी देता है हर साल, जबकि हमारे यहां एक किसान को जो सब्सिडी मिलती है, चाहे वो खाद में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो बिजली में हो, चाहे वो ट्रैक्टर के दाम में हो, कोई भी प्रकार की सब्सिडी आप ले लीजिए, तो वो औसतन 30 से 40 हजार से ज्यादा नहीं मिलती। इसमें राज्य सरकारों की सब्सिडी भी आ जाती है और भारत सरकार जो सब्सिडी देते हैं वो भी आ जाती है। तो सवाल इस बात का है कि हम चाहते हैं कि स्पर्धा हो, कंपटीशन हो भारत के किसान और अमेरिका यूरोप के किसान के साथ, लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत का किसान कहां है और अमेरिका का किसान कहां है। जिसको 40 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है, उसके साथ स्पर्धा करने को हमें कहा जाता है कि जिसको सब्सिडी 30 से 40 हजार रुपया मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पर्धा है वो असमान लोगों के बीच में है, और इस स्पर्धा को बरकरार करने के लिए ही आईएमएफ की जो गैरी राइस नाम की कम्युनिकेशन डायरेक्टर है, उसने ये कहा कि ये जो 3 कानून है, उस 3 कानून को एक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक और बात भी डब्ल्यूटीए के बारे में कहनी चाहिए कि ये जो इंडोनेशिया में बाली परिषद हुई थी, उसमें ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट नाम का एक समझौता करने के लिए अमेरिका और यूरोप ने प्रस्ताव रखा, और आनंद शर्मा और काफी गरीब देश ने यह कहा कि जब तक आप अपनी सब्सिडी कम नहीं करेंगे, तब तक ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के ऊपर हम साइन नहीं करेंगे, और या उसके लिए हम जुलाई 2014 में सोचेंगे। जुलाई 2014 आए, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जुलाई 31 आई 2014 की, और हमने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया। लेकिन बाद में धीरे से, किसी को पता ना चले उस तरीके से 22 अप्रैल 2016 को हमने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। सवाल इस बात का है कि जिसे हम बार्गेनिंग पावर मानते थे, वो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने साइन कर दिया। तो हमारे पास आज धनी देशों के सामने कोई बार्गेनिंग पावर रह नहीं गया है, और ऐसा लगता है कि ये जो 3 कानून आए हैं, इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो कंपनीज अगर भारत में आके ये जो किसानी पैदावार है, इसके धंधे में ठीक तरीके से जुड़ जाए, इसका ही प्रावधान हो रहा है। 3 बातें ये तीनों संस्थाओं के बारे में कह दूं। कॉमनवेल्थ के एक जनरल सेक्रेटरी थे श्रीदत्त रामफाल। उन्होंने एक बार एक पत्रकार वार्ता में यह कहा था, वो थोड़ा सा सैटारिकल था। उन्होंने यह कहा था 1980 के दशक में कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की लोन आ जाती है और लोन लेने वाले देश में फिर दंगे हो जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि लोन लेने से जो गरीब देश है और गरीब देश के जो गरीब है, उनको कोई फायदा नहीं होता, उनको तो लड़ना पड़ता है। ग्रेनेडा नाम का एक बहुत छोटा सा देश है जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, उसमें से एक देश है ग्रेनेडा। इसके अर्थशास्त्री थे डेविसन बुधू। आईएमएफ में उन्होंने 12 साल तक सीनियर इकोनॉमिस्ट की हैसियत से काम किया था। 1988 में डेविसन बुधू ने अपना इस्तीफा दे दिया इस पद पर से, और उन्होंने एक बहुत लंबा खत लिखा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किस तरीके से गरीब देशों को गरीब रखने की जो साजिश है मल्टीनेशनल कंपनियों की और धनी देशों की, उस साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ये जो खत लिखा वो इतना लंबा था
कि इसकी एक पुस्तक हो गई और उस पुस्तक का नाम है इनफ इज इनफ। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से गरीब देशों का और गरीब देशों के गरीब लोगों का शोषण करने का तरीका विश्व बैंक और आईएमएफ अपनाते हैं। हमें सबको मालूम है कि जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और खास करके आईएमएफ जब लोन देती है तो वो कंडीशनलिटीज रखती है, मतलब ये शर्त रखती है कि आप ऐसा ऐसा करिए तभी हम आपको लोन देंगे। जब हमने बड़े पैमाने पर लोन लिया था 1985 में 1983 में, इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, और 1991 में जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तब भी इसी प्रकार की कंडीशनलिटीज रखी गई थी और बाद में भी रखी जा रही है। तो जब आईएमएफ के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ये कहते हैं कि ये किसानों के लिए फायदेमंद कानून होने की संभावना है जो मोदी सरकार लाए हैं, वो मुझे लगता है कि एक छल है। बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्ज, जिनको 2001 का नोबेल प्राइज मिला था, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे बिल क्लिंटन के। उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था बाद में, क्योंकि अमेरिकन सरकार की जो नीतियां थी ग्लोबलाइजेशन को चलते हुए, इससे वो सहमत नहीं थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, और उसमें एक पूरा चैप्टर आईएमएफ के लिए लिखा है, और उस चैप्टर का पहला सेंटेंस, पहला वाक्य यह है कि आईएमएफ इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आईएमएफ एक राजकीय संस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका और यूरोप की सरकारें और मल्टीनेशनल कंपनियों के जो इंटरेस्ट होते हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए आईएमएफ कार्य करती है। इसकी सारी चौकन्ना रह जाए, हम दंग रह जाए, इस प्रकार की डिटेल्स के साथ उन्होंने इस प्रकरण में अपना विश्लेषण दिया है। तो ये सारी तीनों संस्थाएं जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज और साथ साथ वहां की सरकारें, इनके लिए काम करती है। आज दुनिया में सबसे बड़ी 10 कंपनियां जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बिजनेस में है, उसमें BASF, यारा इंटरनेशनल, सिगेंटा, न्यूट्रिएंट, CNH इंडस्ट्रीज, डीरे एंड कंपनी, बायर, आर्शर डेनियल्स, डुपॉन्ट और कारगिल। और ये सारी कंपनियां नीदरलैंड्स, जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की है, जिनका एनुअल टर्नओवर 2018 में 333 अरब डॉलर था। और वो जो टर्नओवर है वो भारत सरकार के बजट के समान है। 2018-19 का जो भारत सरकार का बजट है और ये 10 कंपनियों का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रेड का जो टर्नओवर है वो दोनों समान है। ये सारी कंपनियां बीज में, पेस्टिसाइड्स में, फर्टिलाइजर्स में और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के व्यापार में लगी हुई है। अकेली कारगिल कंपनी जो अमेरिका की है वो सारी दुनिया में गेहूं का 80% व्यापार करती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि कारगिल अभी भी हिंदुस्तान में काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गेहूं के दाम होंगे वो कौन तय करेगा? वो तो कारगिल तय करेगी। और आश्चर्य की बात यह है कि कारगिल कंपनी वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई कंपनी नहीं है। सो इट इज नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट इज कंप्लीटली ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर 50 या 100 परिवारों के बीच ही है और वो तय करते हैं कि दुनिया भर में गेहूं के दाम क्या हो। तो ये मुझे लगता है कि जो कानून आए हुए हैं जिसमें
हम ये कहते हैं कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी और जो बाहर होंगे वो कंपनियां होगी जो आपको ज्यादा दाम देगी, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने ये प्रस्ताव भी रखा कि हम 1.5 साल के लिए ये जो 3 कानून है उसका जो अमल है वो पोस्टपोन करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि 1.5 साल में वो कंपनियां ज्यादा आपको दाम दे देगी, फिर आप एजिटेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये पैसा ज्यादा दे रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बाद में जो होगा वो ये होगा कि ये सारी कंपनियां मिलके आपके दाम कम कर देगी। मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा, लेकिन जो गरीब देश जिन चीजों का व्यापार करते हैं, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का व्यापार करते हैं, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, नाइजर हो, साउथ अफ्रीका हो, नामीबिया हो, भारत हो, फिलीपाइंस हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, ये सारे देश जो कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में व्यापार कर रहे हैं या एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो सारी कमोडिटीज की प्राइस जितनी बढ़नी चाहिए उतनी अंतिम 40 सालों में नहीं बढ़ी। और इसकी वजह यह है कि यह सारा व्यापार बहुत कम कंपनियों से हो रहा है। देखिए आप क्या हो रहा है। ये जो 3 ऑर्डिनेंस आए 5 जून 2020 को, इसके ठीक 1.5 महीने के बाद 22 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में जो अपना प्रवचन दिया, इसमें अमेरिकन कंपनियों को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में व्यापार करने के लिए भारत में आने का न्योता दिया। दूसरा, 12 अक्टूबर 2020 देश का जाना माना उद्योग संगठन है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके एनुअल कन्वेंशन में नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं और उस भाषण में यह कहते हैं कि कंपनियों को कोल्ड स्टोरेज और फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मैं ऐसी प्राइवेट कंपनियों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आह्वान करता हूं। बहुत साफ हो सकता है इससे कि मोदी जी क्या चाहते हैं। हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है, इसको 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी विदेशी कंपनी आए वो हमारे यहां फूड प्रोसेसिंग में, मतलब टमाटर में से सॉस बनाने के लिए या गेहूं में से आटा बनाने के लिए या ऐसी कोई भी चीज बनाने के लिए जो भी कंपनी आएगी उसे 100% ओनरशिप की छूट दे दी गई है और यह मोदी सरकार ने दी है। 2017 से 2020 के दौरान भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 18,000 करोड़ रुपयों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है और मोदी सरकार ने 2015 में, 2016 में और 2017 में कंटिन्यूअसली सातत्यपूर्वक से ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए अपनी नीति को बदलते रहे और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रावधान ऐसे किए ताकि ये विदेशी कंपनियां भारत में आए। ई कॉमर्स मतलब आप घर पर बैठे बैठे पिज्जा मंगवाइए या बैंगन भी मंगवा सकते हैं, आलू भी मंगवा सकते हैं और वो अमेज़न देगा आपको, वो वॉलमार्ट देगा आपको। ई कॉमर्स में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी मोदी सरकार ने अप्रूवल दे दी है। इसका मतलब यह हो गया कि अमेज़न या वॉलमार्ट या ऐसी कोई भी विदेशी कंपनी भारत में
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का रिटेल और होलसेल व्यापार कर सकती है, और वो करे और एपीएमसी खत्म हो जाए, इसीलिए ये कानून आए हुए हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस देश को जब आजादी मिली तब उस वक्त सिर्फ 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था। आज 30 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। किसने किया? ये किसानों ने किया। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं उसी में ज्यादा पैदावार होती है। तो ये 5 करोड़ से 30 करोड़ टन कैसे हो गया? हमारे तो जमीन तो उतनी ही है, लोग बढ़ते गए और खेत की जो साइज है वो साइज कम होती गई। आज हमारी साइज 5 एकड़ से भी कम है औसतन। तो ये कम छोटे खेतों में भी पैदावार ज्यादा हो सकती है, ये हमारे किसानों ने सबूत दे दिया है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएगी और खेती में उत्पादन बढ़ाएगी, किसानों की आय बढ़ेगी। ये सारी दलीलें मुझे लगता है कि सिर्फ बेकार है। हमें छलने के लिए ये बातें की जाती है। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि विश्व बैंक, आईएमएफ और विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों संस्थाओं के दबाव में, वो सीधा दबाव नहीं है, न दिखाई देने वाला दबाव है। जैसे फ्री मार्केट के मसीहा जिसे माना जाता है, ऐसे एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड कहा था, अदृश्य हाथ कहा था। तो ये अदृश्य हाथ है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और विश्व व्यापार संगठन का, जो नरेंद्र मोदी को सब पीछे से सपोर्ट देते हैं। हमें मालूम नहीं हो रहा। विश्व बैंक ने 2012 में अपने एक संशोधन पत्र में ऐसा कहा था कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस के मार्केट का अगर डेवलपमेंट करना है, उसका विकास करना है, तो जो सरकारी कंट्रोल्स है, सरकारी रेगुलेशंस है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरीके से मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि इस देश को अपने पेट के लिए गुलाम बनाने की साजिश है। और जो अपने पेट के लिए, खाने की चीजों के लिए, जिस देश के लोग दूसरी कंपनियों के ऊपर, विदेशी कंपनियों के ऊपर या विदेशी सरकारों के ऊपर निर्भर होते हैं, वो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते।